वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशीष इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो आप लोग आज देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इंग्लिश क्या चीज है। इंग्लिश को ऐसे लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट भी है। तो आज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? आप जानते हैं कि इंग्लिश इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज रिटन एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड एन इंग्लिश। इसे हम ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। यहाँ पे बात आती है नॉन फोनेटिक की। तो नॉन फोनेटिक कहने का मतलब क्या? एक होता है फोनेटिक लैंग्वेज, एक होता है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज का मतलब होता है कि कोई भी अगर लैंग्वेज लिखा जाता है तो उनको उस भाषा में ना बोलकर उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। लेकिन फोनेटिक का मतलब होता है कि जिस भी भाषा को जिस रूप में लिखा जाए उनको उसी रूप में बोला जाता है। लेकिन हम बात यहाँ पे करेंगे नॉन फोनेटिक की। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। नॉन फोनेटिक, सपोज मान लेते हैं कि जैसे हम लिखते हैं TALK, लेकिन इसमें एल साइलेंट हो जाता है, इसको हम पढ़ते हैं टॉक। इसी प्रकार नॉलेज आता है KNOW, नो मीन्स जानना, नॉलेज। नॉलेज में के साइलेंट होता है। तो आप जान गए कि ये नॉन फोनेटिक है और ग्लोबल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज इट इज ए मीडियम ऑफ चेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग। मतलब ये थॉट्स और फीलिंग को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। लेकिन हम लोग जनरली जानते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन मैं इनमें खास करके 2 ही भाषा का लिखा हूं, 3, लेकिन 2 भाषा का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। जिसमें फर्स्ट होगा आपको वर्बल। वर्बल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसे हम बोल करके, जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि वर्बल लैंग्वेज इट इज ए लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय माउथ, जिसे हम मुंह से बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे टॉकिंग है, कन्वर्सेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। तो इस प्रकार हम जानते हैं। उसके बाद होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम कह सकते हैं डिफिनेशन के रूप में कि इट इज ए लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय रिटन वे। रिटन वे में हम लोग स्टोरी लिखते हैं, एक्सेट्रा। इसी प्रकार होता है साइंड लैंग्वेज। साइंड लैंग्वेज को खास करके एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें फेशियल एक्सप्रेशन होता है, सिंबल होता है। तो सिंबल के माध्यम से हम क्या करते हैं? साइंड लैंग्वेजेस को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि इंग्लिश का फादर्स कौन है, इंग्लिश कब स्टार्ट हुई हमारे इंडिया में। और इंग्लिश को खास करके एक चीज मैंने देखा है कि हर एक जगह बोला जाता है कि फादर्स ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर। बट इंग्लिश शेक्सपियर तो आज के दौर में बना है। वो ज्यादा स्टोरी, पोएम, पैराग्राफ ज्यादा यूज मतलब लिखे, तो इसके वजह से हम उसका नाम जानते हैं। लेकिन इसके जन्मदाता कौन है, हमारे इंडिया में इसका स्टार्ट कब हुई, ये सब जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहे, अंत तक देखें। तो देखते हैं इंग्लिश, फादर्स ऑफ इंग्लिश। तो बहुतों के दिमाग में ये ख्याल होता है कि आखिरकार हम विलियम शेक्सपियर को जानते हैं, तो फिर ये एंग्लो सेक्शंस। आज मैं आप लोग को एंग्लो सेक्शंस के बारे में, जो जर्मन राइटर थे, उन्होंने एंग्लो सेक्शंस नाम पर ही इंग्लिश का नाम रखा। जैसे एंगल पहले एंग्लिश बोला जाता था, तो धीरे धीरे उसमें प्योरिटी की गई, जिसके बाद एंग्लो जो इनका नाम था एंग्लो, तो इन्हीं के शुद्धिकरण के साथ साथ ये इंग्लिश नाम पड़ा। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इंग्लिश का फादर तो हम विलियम शेक्सपियर को जानते हैं, बट एंग्लो सेक्शंस ही इनका मेन फादर है। ये भी आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, एंग्लो सेक्शंस जो जर्मन के एक राइटर थे, जिन्होंने स्टार्ट हमारे इंडिया में, इट इज स्टार्टेड ऑन 449। जो हमारे इंडिया में 449 ईस्वी में इसका स्टार्टेड हुआ, और इस तरह से हम बोलचाल में इसके भाषा को क्या किए? यूज करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे यूज करते करते
काफी सारा वर्ड हम बोलचाल में बोलना स्टार्टअप किए, तो जिसके बाद क्या हुआ कि ये विलियम शेक्सपियर ने कई सारे स्टोरीज एंड पोएट एंड पैराग्राफ एक्सेट्रा लिखना स्टार्टअप किए और अपनी लैंग्वेजेस यानी जो एंग्लो सेक्शंस का लैंग्वेज था उनके लैंग्वेजेस में ये क्या किए, थोड़ा थोड़ा सुधार करके उस टफ लैंग्वेजेस को क्या किए, इजी वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये था इंग्लिश। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर, तो ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? ए बुक दैट टीचेस हाउ टू रीड रिटन एंड स्पोकन ए लैंग्वेज करेक्ट इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोलना, उसको पढ़ना लिखना ही अब ग्रामर है, व्याकरण। इट्स मीनिंग इन हिंदी ग्रामर। अब देखते हैं कि फादर यानी सबके कोई ना कोई स्टार्टअप करता होते हैं, उनको क्रिएट करने वाला होता है। तो इंग्लिश के पिता के बारे में तो सबको नॉलेज होता है, लेकिन आज मैं बताने वाला ग्रामर के पिता जो विलियम लाफ्टन है। विलियम लाफ्टन। तो ग्रामर के अंतर्गत हम बहुत सारे पढ़ते हैं, जिसमें कि आता है कि ग्रामर के कई पार्ट्स हैं, जैसे ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। तो मैं बताने वाला हूं कि अगले क्रम में कि इनके पार्ट्स कितने हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब आप लोगों के बीच में इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स लेकर के आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के ये जो पार्ट्स हैं, तो इनके पार्ट्स के अंतर्गत हम किन किन चीजों की जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स जो वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप एक रफ नोटबुक जरूर रखें। हो सके तो ये वीडियो बार बार आपको ना देखना पड़े, रफ कर लेंगे तो आप उसे समझ सकते हैं आसानी से। वीडियो पॉज करके आप इन्हें लिख भी सकते हैं। थैंक्स। तो आगे चलते हैं। ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी कहते हैं किसे? तो ये तो पार्ट्स इंग्लिश ग्रामर के, तो इसका डिफिनेशन हम जनरल वे में दे सकते हैं कि द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डील्स विथ लेटर्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, काइंड्स एंड यूजेस, इट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अब बोले कि लेटर्स देयर प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है कि वर्णों का उच्चारण, काइंड्स उनके प्रकार, यूजेस और प्रयोग। तो अब देखते हैं कि ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत लेटर और इंग्लिश अल्फाबेट को जानते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि लेटर है क्या चीज। तो लेटर का मैं परिभाषा दे रहा हूं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। और बात आती है इंग्लिश अल्फाबेट की, इनका मैं डिटेल अगली वीडियो में दूंगा। तो देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? द ग्रुप ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी भाषा के जो 26 अक्षरों का समूह होता है उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। और लेटर का मैंने परिभाषा बताया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो आपने देखा कि ये फर्स्ट जो ऑर्थोग्राफी है इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं लेटर एंड इंग्लिश अल्फाबेट की। तो इंग्लिश अल्फाबेट को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट और तीसरा होता है सेमी वोवेल। वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल। अब देखिए कि वोवेल जो हमारा ये इंग्लिश अल्फाबेट होता है, लेटर को हम ए ई आई ओ यू ए टू जेड एक लेटर है, सेपरेटली लेटर होता है, लेकिन उनका जो समूह होता है उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। अब उस इंग्लिश अल्फाबेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वोवेल, दूसरा कंसोनेंट और तीसरा सेमी वोवेल। अब वोवेल देखते हैं, जनरली हम क्या कहते हैं, ए ई आई ओ एंड यू हमारा क्या होता है, वोवेल होता है। लेकिन इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? तो इसका डिफिनेशन होगा द लेटर्स विच अटर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर, यानी कि हिंदी इसका मीनिंग हुआ कि वैसी अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है। तो क्या द लेटर्स विच अटर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर, इनमें किसी भी
अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। और वॉवेल को जनरली हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम जनरली जो यहां से आवाज यानी कंठ से आवाज आती ए, ई, आई, ओ, यू, तो जनरली आप समझ सकते हैं कि इनकी आवाज कंठ से होती है और इन्हें ना तो टीथ की, ना तालू की, ना जीभ की सहायता और ना ही होठों की सहायता ली जाती है। तो जनरली हम समझ सकते हैं कि वॉवेल में किसी भी अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। अब बात आती है कॉन्सोनेंट की, तो ए, आई, ओ, यू एंड डब्ल्यू एंड वाई को छोड़कर के बाकी जो बचता है वो सारा कॉन्सोनेंट होता है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड, तो ये सारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट का परिभाषा हम कैसे देंगे, तो द लेटर्स विच अटर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, जो वॉवेल के सहायता से बोला जाता है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और इन दोनों की सहायता से जो उच्चारित होता है, प्रोनाउंसिएट होता है, वो होता है डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। तो ये किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग लेटर एंड इंग्लिश अल्फाबेट और इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल पढ़ते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा इटिमोलॉजी, तो आप लोग की इटिमोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या जानकारी है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इटिमोलॉजी, अब इटिमोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्ड। वर्ड है क्या चीज, तो वर्ड का परिभाषा जनरली होता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के सार्थक समूह। तो यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं कि सार्थक समूह यानी मीनिंगफुल वर्ड, और एक होता है मीनिंगलेस। क्या होता है, मीनिंगलेस वर्ड। तो हम बात करते हैं वर्ड की, तो क्या मैंने बताया कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों के सार्थक समूह को हम कहते हैं वर्ड। सार्थक यानी मीनिंगफुल वर्ड, और मीनिंगलेस वर्ड यानी शब्द का हम ये भी कहते हैं मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, यानी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों से सार्थक अक्षरों से बना हुआ जो भी उसका समूह होता है वो होता है वर्ड। अब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, वर्ड्स आर यूज टू फ्रॉम सेंटेंसेस, मतलब वाक्य के निर्माण करने के लिए, वाक्यों के निर्माण में वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो देखना यह है कि हमारा ये जो इटिमोलॉजी है, इसके बाद एक चीज मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हर एक बुक्स में लिखा होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन मैं इसका ओपिनियन देना चाहूंगा कि इसमें वर्ड के अंतर्गत ही वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन का नॉलेज स्टडी की जाती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक बुक में दिया गया है, लेकिन मैंने जहां स्टडी की थी चाइल्डहुड एज में, वहां बताया गया था कि वर्ड के अंतर्गत ही इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।